स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राम कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मैथ्स क्रांति। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चन करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर दोस्तों हम ज्ञात करेंगे कि जैसे किस प्रकार से एक फलन की हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो करते हैं शुरू। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप एक y बराबर fx का एक ग्राफ देख पा रहे हैं। इस ग्राफ के अंदर यह ग्राफ मैंने कैपिटल A से लेकर के P Q R S से होता हुआ B तक मैंने ये एक ग्राफ लिया है ना, जहाँ पे जो x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल में A से B तक। ये मैंने एक कोई ग्राफ ले लिया। अब इस ग्राफ के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे P, Q, R और S। ये चार पॉइंट जो बीच में हमें दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंट पे ये जो ग्राफ है वो अपनी दिशा जो है वो बदल रहा है। तो इन्हीं पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं दोस्तों, है ना। यानी कि ग्राफ का वो पॉइंट जिसपे ग्राफ अपनी दिशा बदल रहा होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर कहीं तो ग्राफ की लोवेस्ट वैल्यू मिलेगी और कहीं हमें जो हाईएस्ट वैल्यू मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन सभी पॉइंट के ऊपर जो हमारी कोटियां हैं, यानी कि जो हमारा y का मान है उस पे हम अपने ध्यान केंद्रित करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट A है, इसकी कोटि जो है वो सबसे कम है, और उसके बाद जो आपका B दे रखा है उसकी कोटि जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, ये तो आपकी लोवेस्ट और हाईएस्ट यानी कि कोटियां हो गई। अब बीच में जो आप पॉइंट देख रहे हो P और R, है ना, P और R ये जो है ये यानी कि मैक्सिमम पॉइंट कहलाते हैं, और जो नीचे ये Q और S दे रखे हैं ये आपको लोवेस्ट पॉइंट कहलाते हैं। ये ग्राफ के अंदर देखने से तो हमें पता चल जाता है, लेकिन अगर बिना ग्राफ बनाए हम इक्वेशन से सीधा ही आपके लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट ढूंढना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम यानी कि जो फंक्शन दे रखा होता है उसका हम क्या करते हैं, अवकलन ज्ञात करते हैं। अवकलन ज्ञात करने का मतलब है कि अगर P Q R S पे हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो वहां जो हमें स्पर्श रेखा मिलेगी वो x अक्ष के साथ समांतर मिलेगी, यानी कि उसका जो dy/dx की वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अभी हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा इनकी खींच के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जो हमारे पॉइंट P Q R S दे रखा है उसके ऊपर समांतर रेखाएं जो है वो मैंने स्पर्श रेखाएं खींच दी हैं, जो कि x अक्ष के साथ कैसी आ रही है, समांतर आ रही है। हम जानते हैं कि जब कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ समांतर आती है तब हमें जो dy/dx का मान मिलता है, dy/dx का मान कितना होता है, 0। इसी कंडीशन को हम यूज करेंगे। अब मैक्सिमम और जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको हम कैसे समझें, तो उसके लिए जैसे हमें यहाँ पे ये P पॉइंट दे रखा है, इस P पॉइंट से अगर थोड़ा सा अधिक मैं यहाँ नीचे देखूं और इधर थोड़ा सा यानी कि पीछे देखूं, यानी कि फंक्शन के ऊपर जब इस P पॉइंट की वैल्यू मैं एक तो P पॉइंट पे वैल्यू निकालूं और एक उस फंक्शन पे थोड़ा सा आगे यानी कि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आगे और पीछे वैल्यू निकालूं, तो वो वैल्यू मुझे इस P पॉइंट की वैल्यू से कम मिलेंगी। इसका मतलब वो पॉइंट हमारा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है P पे। और ऐसे ही अगर Q की बात करें तो Q के अंदर जैसे इससे थोड़ा सा हम पीछे वैल्यू निकालें और थोड़ा सा आगे वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू हमें इस P पॉइंट से हमेशा अधिक मिलेगी। इसका मतलब Q जो पॉइंट है वो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है। ये तो सिर्फ हमारा आइडिया हुआ इसको समझने का, है ना। अब हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि हम हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सापेक्ष उच्चिष्ट मान की। तो सापेक्ष उच्चिष्ट बिंदु कौन सा होगा, कोई फलन fx
किसी बिंदु C पर उच्चिष्ट कहलाएगा, है ना। उच्चिष्ट या सापेक्ष उच्चिष्ट लिख दो यहाँ पे, है ना, क्योंकि सापेक्ष उच्चिष्ट को उच्चिष्ट भी कहते हैं। सापेक्ष उच्चिष्ट उच्चिष्ट कहलाता है या कहलाएगा यदि fx का मान C के अलप प्रतिवेश यानी कि C के मान में थोड़े बहुत अगर कमी बेसी की जाए तो अलप प्रतिवेश, जिसको हम लिख सकते हैं C माइनस H या C प्लस H। अगर C के मान में थोड़ी बहुत कमी या वृद्धि की जाए, अलप प्रतिवेश C माइनस H और C प्लस H के प्रत्येक बिंदु पर FC के मान से छोटा हो, अर्थात इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि जो आपका fx का मान है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू आएगा fc से। अब इसको हम यहाँ इधर ग्राफ में समझना चाहें तो ये कहना चाह रहा है कि मान लो इस यहाँ पे कोई ये C पॉइंट है आपका, है ना, P की जगह मान लो ये C पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर हम थोड़ा सा C प्लस H करें या C माइनस H करें, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी आगे या पीछे करने पे फंक्शन की वैल्यू, वो इस बिल्कुल C वाले पॉइंट P की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो ये जो C पॉइंट पे हम वैल्यू निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, वो सापेक्ष उच्चिष्ट मान कहलाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं सापेक्ष निम्निष्ठ फलन की। तो मैंने यहाँ पे सापेक्ष निम्निष्ठ फलन की परिभाषा लिख दी है। ये क्या कहती है कि कोई भी फलन fx किसी बिंदु C पर सापेक्ष निम्निष्ठ कहलाएगा यदि fx का मान C के अलप प्रतिवेश C माइनस H C प्लस H के प्रत्येक बिंदु पर fc के मान से क्या है, बड़ा हो, अर्थात fx ग्रेटर देन इक्वल टू C fc। तो इसको हम अगर यहाँ समझना चाहें ग्राफ के अंदर, तो जैसे मैं इधर इस Q पॉइंट पे बात करूं, अगर ये पॉइंट आपका मान लो C पॉइंट है ना, इस C पॉइंट पे थोड़ा सा मैं अगर आगे और थोड़ा सा पीछे वैल्यू फाइंड करूं तो इन दोनों पॉइंट पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो इस C पॉइंट की वैल्यू से हमेशा क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। इसका मतलब ये जो मेरा पॉइंट है, जो भी C है या Q हमने जो माना है, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका क्या कहलाएगा, सापेक्ष निम्निष्ठ कहलाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे फलन के अंदर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे, यानी कि जितने भी उसमें मोड आए होंगे, उन सभी मोड पे कहीं पे तो हमें उच्चिष्ट फलन मिलेगा, कहीं निम्निष्ठ मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फलन के ग्राफ के अंदर हमारे पास बहुत सारे सापेक्ष उच्चिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ मान होते हैं। अब सापेक्ष उच्चिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ को सीधा उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान भी कह देते हैं, और साथ में इन पॉइंट का हम चरम बिंदु भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, चरम बिंदु। इसके बाद दोस्तों बात आती है निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ठ फलन की। तो निरपेक्ष उच्चिष्ट फलन कौन सा होता है, कोई फलन fx अपने प्रांत D में
बिंदु सी पर निरपेक्ष उच्चिष्ट कहलाएगा यदि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ सी, जहाँ पे एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी डी से। यानी कि इस पूरे डोमेन के अंदर, ये जो हम डोमेन देख पा रहे हैं, इस पूरे डोमेन, ये क्लोज इंटरवल ए से बी तक का आपका डोमेन है, इसके अंदर जो भी आपका पॉइंट मैक्सिमम होगा वो आपका निरपेक्ष उच्चिष्ट कहलाएगा। और नीचे हम निरपेक्ष निम्निष्ठ की बात करें तो वही बात है कि कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत डी में सी पर निरपेक्ष निम्निष्ठ कहलाएगा यदि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी, है ना। तो निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ठ तो इस पूरे प्रांत के अंदर हमें एक एक वैल्यू ही प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि सापेक्ष उच्चिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ पूरे फलन के अंदर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई सापेक्ष निम्निष्ठ फलन है, जैसे यहाँ पे ये एस वाला है ना, ये वाला पॉइंट है, इसकी वैल्यू किसी दूसरे जो सापेक्ष उच्चिष्ट मान है जैसे ये वाला, इससे अधिक भी हो सकती है ना, या कम भी हो सकती है। तो ये तो रही, इसको ग्राफिकली थोड़ा सा हमने इसको समझने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों हम जब सवाल करेंगे तो इस चीज का ज्यादा कोई वैसे यूज नहीं है, हमें इसका लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या है कि जब भी कोई हमें ग्राफ दे रखा होगा, हम सबसे पहले उसका डेरिवेशन निकालेंगे, यानी कि उसका अवकलन करेंगे। जैसे ही अवकलन करेंगे तो वो जो अवकलन हमें मिलेगा वो स्पर्श जो रेखा हमारी आ रही है उसका एक वक्र होता है। अवकलन करते हैं वो क्या होता है, स्पर्श रेखा का वक्र होता है, और उसको जब हम 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि ऐसी स्पर्श रेखाएं ढूंढेंगे जो एक्स एक्सिस के साथ क्या होंगी, समांतर, है ना। तो वो पॉइंट वहां से हमें मिल जाएगा। पॉइंट हमें ये जैसे पी क्यू आर है, ये पॉइंट हमें पता लग जाएंगे कि किस पॉइंट पे, किस क्रिटिकल पॉइंट पे यानी कि वक्र जो है वो चेंज हो रहा है। पहला तो हमारा ये होगा, x का मान हम निकाल लेंगे, फिर उसका सेकंड डेरिवेशन करेंगे और उसके अंदर उस x की वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि अगर सेकंड डेरिवेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी कि पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो पॉइंट है वो निम्नलिखित पॉइंट होगा। और अगर सेकंड डेरिवेशन में किसी पॉइंट की वैल्यू रखने पे वो हमें नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट जो है मैक्सिमम पॉइंट होगा। उसको आप ज्यादा सवाल के अंदर यूज करने पे आपको समझ में आएगा। तो अपने इसका सवाल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। सवाल से भी पहले हम इस उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालने के लिए हम जो स्टेप यूज करने वाले हैं उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे स्टेप नंबर 1, ठीक है, हमें कोई y बराबर एफ एक्स फंक्शन दे रखा होगा। उस फंक्शन का हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे उसका हमें निकालना होगा dy अपॉन dx, और उस dy अपॉन dx को हम करेंगे 0। जैसे ही उस फंक्शन का हम dy अपॉन dx निकाल के 0 करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेंगे, x के कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना। वैल्यूज कुछ भी हो, चाहे जैसे a1 a2, ये आपको कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू मिल जाएंगी। पहला काम तो ये है कि जो फंक्शन दे रखा है उसका हमें डेरिवेशन करना है और फिर उसको 0 के बराबर रखने से x की वैल्यू मिलेंगी। यानी कि ये प्रोसेस हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए करते हैं। ये प्रोसेस हम किसके लिए करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने के लिए ये काम करते हैं। यानी कि वो कौन से पॉइंट हैं जिस पर वक्र जो है वो दिशा बदल रहा है, वो पॉइंट हमें पता चल जाते हैं यहाँ x की मान निकालने से, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमारा होता है कि हम इसका सेकंड डेरिवेशन और करते हैं, d2y अपॉन dx2 फाइंड करते हैं, d2y अपॉन dx2, ठीक है। इसकी वैल्यू उस पॉइंट पे, यानी कि dy ये जो निकाला है हमने d2y अपॉन dx2, उसकी ये जो x के जो भी मान आए हमारे पास, x r जो भी वैल्यू आई हैं, उन वैल्यू को इसके ऊपर रखते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसका मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है या फिर d2y अपॉन dx2 का मान लेस देन 0 आ रहा है। ये दो सिचुएशन अगर आपके पास आती है
अगर d2y/dx2 का मान आपका बड़ा आता है, इसका मतलब जो फलन होगा वो आपका निम्नलिखित फलन होगा, निम्नलिखित फलन, निम्नलिखित होगा वो पॉइंट। और d2y/dx2 की वैल्यू अगर 0 से लेस देन है, इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा वो उच्चिष्ट फलन होगा, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास ऐसा केस आ गया कि d2y/dx2 जो है वो 0 के बराबर हो रहा है ना, या थर्ड केस आपका ये भी बन रहा है कि मान लो d2y/dx2 का मान अगर आपका 0 हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आगे सेकंड मतलब थर्ड डेरिवेशन और निकालेंगे, है ना। अगर ये सिचुएशन बनती है तो उसके बाद हम थर्ड डेरिवेशन और निकालेंगे और फिर चेक करेंगे, मतलब आगे से आगे हम निकालते जाएंगे, d3y/dx3 और निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर हम देखेंगे कि ये आपका, अगर ये आपका नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि जो विषम यानी कि कोटि वाले जो अवकल गुणांक हैं, जैसे ये 3 हो गया, या आपका d5y/dx5 हो गया, है ना। विषम कोटि वाले अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, लेस देन या ग्रेटर देन, इसका मतलब उस फलन का उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई भी उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान मौजूद नहीं होगा। अगर आपका सम कोटि का, जैसे d4y/dx4, ये आपका ग्रेटर देन अगर 0 आया, इसका मतलब तो फलन वैसे ही निम्नलिखित होगा, फलन कैसा होगा, निम्नलिखित। और अगर d4y/dx4 का मान लेस देन 0 आया तो फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट। यानी कि सम कोटि वाले जो अवकल गुणांक है, जैसे यहाँ पे d2y/dx2 था सम कोटि वाला गुणांक, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब फलन निम्नलिखित है, d2y/dx2 का मान लेस देन 0 आता है, इसका मतलब फलन उच्चिष्ट है। सम कोटि के अवकल गुणांक अगर आते हैं ग्रेटर देन या लेस देन, तो उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि फलन उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है। अगर कोई विषम कोटि का, जैसे 3d3y/dx3 या d5y/dx5, ऐसे कोई नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, अब ये लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ आ जाए तो इसका मतलब फलन का कोई भी उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान मौजूद नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सवाल शुरू करते हैं। तो यहाँ जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें दिया है, ए पार्ट के अंदर दे रखा है, जैसे 2x⁻³ - 15x² + 36x + 10। तो सबसे पहले मैं y = f(x) के रूप में इसको लिखना चाहूँ, तो ये मान लो मेरा कोई, इसको मैं यही मान लेता हूँ, ये y = f(x) मेरा कोई फंक्शन है। तो इसका पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, dy/dx निकालना पड़ेगा। dy/dx मैंने अब इसका अवकलन किया तो यह है मेरे पास 6x² - 30x और +30। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या है कि dy/, या आप लिख सकते हो f(x) के चरम मान के लिए, है ना। ये जो आपका फंक्शन है कि चरम मान के लिए, चरम मान के लिए dy/dx को हम क्या करते हैं, 0, यानी कि वो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए ये करते हैं। तो जैसे dy/dx को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हो कि 6x², ये आप यहाँ लिख सकते हो dy/dx = 0। तो 6 माइनस का 30x प्लस का 30, ये 36 है, सॉरी 36 = 0। यहाँ से 6 कॉमन लोगे तो x² माइनस का 5x और प्लस का 6 = 0। तो 6 तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसके x² माइनस 5x प्लस 6 के आप फैक्टर निकालोगे तो x - 3 और x प्लस -2 ये हमारे पास है, इसके गुणनखंड आएंगे।
और यहाँ से हमें x का मान मिल गया, या तो 3 है या फिर क्या है 2 है। ये x के 2 मान हमें मिल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो x की वैल्यू 3 और 2 पे ये जो ग्राफ है वो चेंज होगा, अपनी दिशा बदल रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेशन निकालते हैं, d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 निकालते हैं। तो ये सेकंड अवकलन इसका आ जाएगा 12x, ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन आया है इसका मैं कर रहा हूँ सेकंड, है ना। इसका अवकलन करूंगा तो ये आ जाएगा 12x और माइनस का 30, ये हमें मिल गया। अब जो हमारे पॉइंट हैं, जैसे x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे कि आपका जो d2y अपॉन dx2 की जो वैल्यू है वो हम x बराबर 3 पे इसकी जांच करेंगे। ये मिलेगा 12 3 माइनस 30, ये मिला मुझे 36 माइनस 30 आया आपका 6। यहाँ इसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, हमें ये देखना होता है कि साइन इसका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 3 पे जो फलन का मान आएगा वो क्या आएगा, निम्नलिखित आएगा। यहाँ आप लिख सकते हो, अर्थात x बराबर 3 पर fx निम्नलिखित है। और वो निम्नलिखित मान कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर x बराबर 3 की वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखते हैं, 3 पे वैल्यू कितनी है वो हम चेक कर लेंगे। 2 3 की पावर 3 माइनस 15 3 की स्क्वायर प्लस 36 3 प्लस 10, तो ये हो गया 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 54, और ये हो गया आपका 9 9 5 45, और ये 135 और 18 और 108 और ये 10, है ना। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। इसमें आपका 10 जोड़ो, ये आपका हो गया 12, एक एसल और 2 और ये 7, 172 माइनस 135। इसमें से ये कम कर दो, 72 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7 और 6 में से 3, तो ये 37 हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से d2y अपॉन dx2 की हम पहले साइन चेक करें, d2y अपॉन dx2 का साइन चेक करें x बराबर 2 वैल्यू पे, तो वो हमें कितना मिलेगा। ये हमारे यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 2 दे दें, तो 12x माइनस 30 यहाँ वैल्यू रखें, 12x की जगह आ गया 2 माइनस 30, तो ये मुझे मिला 24 माइनस 30, साइन मुझे मिला नेगेटिव 6, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर fx का मान जो है, या fx जो है वो क्या है, उच्चिष्ट है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उच्चिष्ट है। x बराबर 2 पर fx उच्चिष्ट है, और वो उच्चिष्ट वैल्यू कितनी है वो निकालने के लिए हम, हमारे पास y बराबर fx जो फंक्शन दे रखा है ना, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन आप जानते हो 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10, ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसमें हम x बराबर 2 रख देंगे और वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। 2 की पावर 3 माइनस 15x 2 स्क्वायर, x की जगह 2 की स्क्वायर 36 और ये x की जगह 2 और प्लस 10, तो ये हो गया हमारा 8 दूने 16 और 4 15 चौके 60 और ये 72 और ये 10, तो प्लस प्लस वाले ऐड करो, ये हो गए आपके 98 माइनस 60, यानी कि 36
38 आपका आंसर आ गया। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको ABCD ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये तो मैंने कर दिया है। बी और डी आप खुद से करके देखना। मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका सी पार्ट ले रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं y बराबर साइन x प्लस कोस 2x। ये हम समीकरण नंबर 1 मान लें। अब इसका हम अवकलन करते हैं dy अपॉन dx। तो साइन x का आ गया कोस x माइनस साइन 2x और 2x का करेंगे तो आ जाएगा 2। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इसका सेकंड डेरिवेटिव भी मैं यही निकाल देता हूँ d2y अपॉन dx2। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन x माइनस 2 साइन का हो जाएगा कोस 2x और मल्टीप्लाई में 2 और आ जाएगा। तो इसको मैं अगर सही करके लिखूं तो d2y अपॉन dx2 माइनस का साइन x माइनस का 4 कोस 2x। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए यहाँ आप लिख सकते हो fx के चरम मान के लिए dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 0। dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका cos x माइनस 2 साइन 2x इक्वल टू 0। तो इसको हम ये नीचे वाला मैं थोड़ा इसको उठा के साइड में कर लेता हूँ। इसको मैं इधर तो इसको अब हम यहाँ लिख सकते हैं cos x तो साइन 2x को अगर मैं फॉर्मूले से खोल के लिखूं तो ये हो जाएगा 2 साइन x cos x इक्वल टू 0। यहाँ से cos x अगर हम कॉमन लें तो 1 माइनस 4 साइन x इक्वल टू 0। ये हमें दो रिजल्ट दे रहा है, cos x इक्वल टू 0 या फिर 1 माइनस 4 साइन x बराबर 0। अगर cos x बराबर 0 है, इसका मतलब x का मान हमें क्या मिलेगा पाई बाई, ये आप ये लिख सकते हो cos पाई बाई 2 पे 0 ही होता है ना, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं पाई बाई 2। और मैं सेकंड पार्ट से वैल्यू निकालूं तो यहाँ मुझे मिल रहा है साइन x इक्वल टू ये 1/4 और x का मान मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/4। ये दो मान हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट के अंदर दोनों पॉइंट के मान मुझे जो आपने थर्ड इक्वेशन निकाली है सेकंड डेरिवेशन के अंदर, उसके अंदर रख करके इनके चिन्ह पता लगाने हैं कि कौन से पे वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है और कौन से पे पॉजिटिव आ रहा है। तो x बराबर पाई बाई 2 मैं रखता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर, अर्थात d2y अपॉन dx2 का मान मैं निकाल लेता हूँ x बराबर पाई बाई 2 पे। ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस का 4 कोस 2 पाई बाई 2। तो यहाँ से मुझे मान मिला माइनस का 1 और ये आपका अगर 2 से 2 कैंसिल होता है तो कोस पाई का मान -1 ही होता है। इसका मतलब माइनस का 4 माइनस का 1। तो इसका रिजल्ट मुझे मिला -1 + 4 इक्वल टू 3। यानी कि ये जहाँ पे मेरा जो साइन आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब x बराबर पाई बाई 2 पर जो हमारा फलन है, फलन क्या है, निम्नलिखित आएगा। निम्नलिखित
है। और वो निम्नलिखित मान कितना है उसके लिए हम x बराबर π/2 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, यानी कि जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन में रखेंगे। तो देख लेते हैं हमारा फंक्शन यहाँ पे दे रखा है sin x प्लस cos 2x। फंक्शन हमारा क्या है sin x प्लस cos 2x, ये हमारा फंक्शन है, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो π/2 पे हमारा मान जो है वो निम्नलिखित मान हमें मिल जाएगा, sin π/2 प्लस cos 2π/2। तो यहाँ से हमें ये 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं और sin π/2 की वैल्यू होती है 1, cos π की वैल्यू होती है -1, तो वो रिजल्ट हमें मिल गया 0, यानी कि निम्नलिखित मान कितना है 0 है। इसी प्रकार से हम x की जो हमें दूसरी वैल्यू मिली है साइन इनवर्स 1/4 है ना, वो मान हम रख करके चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में साइन कैसा आ रहा है। x बराबर साइन इनवर्स 1/4 का मान हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे d2y अपॉन dx2 में x बराबर साइन इनवर्स 1/4। तो यहाँ पे या आप चाहो तो ये सीधा यहीं से मान रख सकते हो, साइन एक्स का मान भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं पहले एक बार थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। मान रखने से पहले मेरे पास यहाँ क्या है माइनस का साइन एक्स माइनस का 4 कोस 2x है। इस कोस 2x को मैं पहले साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं यहाँ साइन का मान रख दूंगा तो इजीली ये आ जाएगा मेरे पास 1/4 और 4 1 - 2 1/4 का स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। तो -1/4 -4 और प्लस का 8 1/4 का स्क्वायर। 1/4 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, चलो नेक्स्ट नीचे वाले स्टेप में लिख देंगे 1/4 -4 8 1/ ये स्क्वायर था यहाँ पे हमारा, ये हो जाएगा आपका 16। तो 8 की टेबल से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2 पे। और इन सभी का अगर हम एलसीएम लें तो 4 एलसीएम आ रहा है -1 और ये माइनस का 16 और प्लस का 2, ये मिल गया मुझे माइनस का 15/4। यहाँ पे हमें निशान मिला नेगेटिव। इसका मतलब x बराबर साइन इनवर्स 1/4 पे जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो क्या आएगी, उच्चिष्ट वैल्यू आएगी। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू हमारी उच्चिष्ट आने वाली है। तो वो हम अपने फलन के अंदर मान रख करके वो उच्चिष्ट मान निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लें x बराबर साइन इनवर्स 1/4, या आप यूँ लिखो कि साइन x बराबर 1/4। ये जो मान है हम अपने फंक्शन के अंदर रखेंगे y बराबर fx के अंदर। fx हमारा क्या था, fx हमारा फंक्शन था साइन x और प्लस कोस 2x, ये हमारा फंक्शन था। पहले मैं इस फंक्शन को वैसे साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि वैल्यू मैं डायरेक्ट साइन के रूप में रख सकूँ। ये तो हमारा साइन x है ही, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ 1/4 प्लस 1 - 2 1/4 का स्क्वायर। तो 1/4 प्लस 1 - 2 और ये हो गया आपका 16। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, आपका 8 आ जाएगा। और इसका अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम मुझे मिल गया 8, ये हुआ 2 प्लस 8 और -1, तो ये आ गया 9/8। ये हमारा जो है उच्चिष्ट मान हमें मिल गया, उच्चिष्ट मान।
और ये पहले 0 जो मिला था वो हमारा निम्नलिखित मान था, निम्नलिखित मान। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो भी फंक्शन दिया गया है पहले उसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके उसको 0 के बराबर रखने से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं, यानी कि x की वैल्यू मिल जाती है। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके उसके अंदर उन वैल्यू को रखने से हमें प्लस या माइनस के नेगेटिव या पॉजिटिव साइन से पता लगता है कि मान उच्चिष्ट मिलेगा या निम्नलिखित मिलेगा, है ना। और वो मान कितना है वो वापस फंक्शन में जा करके हम उस x की वैल्यू को रखने से वो मान हमें मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आप इस फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन 2 मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आसानी के साथ आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।